हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा मिश्रा। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरा पिछले जो वीडियो था, जो मेरा पिछला लेक्चर था, उसमें भी यही टॉपिक था जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी। तो आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। तो जल्दी से फ्रेंड्स, आप लोगों का एक वेलकम है लेट्स क्रैक एनडीए यूजीसी नेट चैनल पर। और मैं प्रेरणा मिश्रा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड, बीए मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड एमए इन इकोनॉमिक्स। I was former assistant professor at Pippen Degree College, Kanpur, और I have 3 year working experience. So friend, let's crack NTA UGC NET with India's largest learning platform, Unacademy। आप सभी का Unacademy पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। आप अगर अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी। आपके कोर्स का स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगी। एंड ये जो जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये सब कुछ आपके लिए अनलिमिटेड होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि डेली लाइव क्लासेस में आप अपने चैट के साथ आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनसे लाइव जा करके उनसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपका जो सिलेबस है, जैसे मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको उसका एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा और डेली की आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेंगी, जिससे आप ये जान सकते होंगे कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। एंड ये सारी चीज़ें आपके लिए अनलिमिटेड है। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल अवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। ठीक है, अब अनअकैडमी को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले पे जाएं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। ठीक है, उसके बाद आप उसमें ऊपर डालेंगे एनटीए यूजीसी नेट, जिसमें आपका ये सब्सक्रिप्शन चार्ट खुल के आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपको कितने का पड़ रहा है, 11,550 का। ठीक है, और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको ये पड़ेगा 16,800 के नियर अबाउट। ओके, लेकिन अगर आप मेरा कोड PRER प्रेरणा यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आपकी 12 मंथ की फ़ीस होगी 10,395 एंड 24 मंथ की होगी 15,120 की। ठीक है, ये तो बात हो गई अनअकैडमी की। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पिछले आपको अपने लेक्चर में बताया था कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा दी गई थ्योरी है। ठीक है, जिसमें मेन इकोनॉमिस्ट हैं जैसे कि एडम स्मिथ, जेबी से, पीगू, रिकार्डो, ये सब वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है, मैंने आपको बताया था कि दो बेसिक पिलर पे ये बनी हुई है। पहला जो बेसिक पिलर है वो है सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी सेज लॉ ऑफ मार्केट की, जिसमें मैंने बताया था कि जो जेबी से रहे हैं, उन्होंने जो जेबी से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने बोली थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, जेबी से ने बोला था कि जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है, यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। क्या कहना चाहते थे वो इसमें, वो इसके थ्रू ये कहना चाहते थे कि जब अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उसमें यूज़ होने वाले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको हम पे करते हैं। ठीक है, तो वो पेमेंट जो होता है वो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या होती है, इनकम होती है, जिसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, जिसके बिहाफ पे वो डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उनका कहना था कि मार्केट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे भी ओवर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। जितना प्रोडक्शन होगा वो पूरा का पूरा बिक जाएगा। ठीक है, पहली बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता है। इन केस अगर इसमें कोई डेविएशन होता भी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में, दूसरी बात उन्होंने क्या की थी कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है। ठीक है, और अगर इन केस कोई डेविएशन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो रहा है तो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू शॉर्ट टर्म में वो सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन हो जाएगा। जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए उन्होंने वेजेस को भी कट करने की बात की थी कि अगर हम वेजेस को कट कर देते हैं तो भी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन हो जाएगा। जिसको मैं आपको इस तरह से भी समझा सकती हूँ कि क्या होता है कि जब, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक फिगर के थ्रू बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वेज कट थ्योरी के हिसाब से
कैसे मेंटेन हो जाता है, मैं आपको एक शॉर्ट में, एक इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं, तो वेज में क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेबीसी ने बोला था कि जो इकॉनमी है, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, ओवर प्रोडक्शन की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मेन फैक्टर किसको माना, प्रोडक्शन को माना, ठीक है। उन्होंने एग्रीगेट डिमांड की बात की ही नहीं जेबीसी ने, उन्होंने इस चीज़ को अपने कॉन्सेप्ट में माना ही नहीं है कि डिमांड की कमी की कोई पॉसिबिलिटी होगी भी इकॉनमी में, ठीक है। तो अब अगर हम माने, लेट अस सपोज, अगर हमने माना कि एडी अगर हमारा कम भी हो गया, अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाती है इकॉनमी में, तो सप्लाई तो आपकी वही है, ठीक है। अगर आपकी एडी कम हुई बट सप्लाई आपकी क्या है, दैट इज कांस्टेंट, है ना। सप्लाई तो आपकी कांस्टेंट है, जो कि कम नहीं हो सकती, ठीक है। कांस्टेंट है आपकी सप्लाई। अब क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड कम हुई है, लेकिन इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्री तो लगातार प्रोड्यूस कर रही है ना, चीज़ों को प्रोड्यूस करती जा रही है इंडस्ट्री, यानी प्रोडक्शन तो हो रहा है, डिमांड हमारी कम हो रही है, तो क्या होगा, प्राइजेस कम होने शुरू होंगे ना, कि भाई डिमांड जब नहीं होती किसी भी चीज़ की, तो अपने आप उस जब किसी चीज़ की डिमांड नहीं कम होती तो प्राइजेस कम होना शुरू हो जाते हैं। अब जब प्राइजेस कम होंगे तो क्या होगा, वेजेस कम करेगा प्रोड्यूसर, है ना, वेजेस कम करना स्टार्ट करेगा। फिर क्या हो जाएगा कि प्राइजेस भी नीचे आ गए, तो प्रोड्यूसर को तो अपना सामान बेचना है, तो वो एक लिमिट तक, भाई प्रोड्यूसर क्या होगा कि जब प्राइजेस कम हो रहे हैं तो हमें लगा कि चलो ठीक है, अभी थोड़े टाइम तक प्राइजेस कम हो रहे हैं, देखते हैं अभी इकॉनमी की क्या कंडीशन होनी, उस हिसाब से हम कोई डिसीजन लेंगे, बट एक लिमिट तक ही तो वो बेयर करेगा ना प्राइजेस में कमी को। एक लिमिट के बाद वो क्या करेगा, एक लिमिट के बाद जो प्रोड्यूसर होगा, अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगर हमें लग रहा है कि हमारी कमोडिटी के प्राइसेस डाउन होना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हम उसको कम करना स्टार्ट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो वेजेस को कम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। यही बात उन्होंने बोली थी, वेज कट थ्योरी, मतलब वेजेस को कम करना स्टार्ट करेगा। अब वेजेस क्या है, जैसा कि हमने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, हैं, इनको पेमेंट दिया जाता है। अब जो लेबर है, लेबर को क्या मिल रहा है, काम के बदले में वेजेस मिल रही है ना, जो कि वो उसकी इनकम है। अब आपने वेजेस को ही डाउन कर लिया तो हमारी तो इनकम कम हो गई, तो हम क्या करेंगे, फिर चीज़ों की डिमांड कम करेंगे। जब हम डिमांड कम करेंगे और लोगों को काम से निकाल दिया गया है, ठीक है, वेजेस कम कर दी गई, लोगों को काम से निकाल दिया गया, तो जो लोग हैं जिन्हें काम से निकाला गया वो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, अनएम्प्लॉयड हो गए तो उनके पास पैसा नहीं है सामान को खरीदने के लिए, तो क्या हुआ कि डिमांड एकदम से और डाउन हो गई, तो फिर प्राइजेस क्या होंगे, और डाउन होने स्टार्ट होंगे। तो यानी प्राइजेस भी डाउन होने स्टार्ट हो रहे हैं और डिमांड भी जो है एकदम से डाउन होनी स्टार्ट हो रही है, जिससे क्या होगा कि एक लो लेवल इक्विलिब्रियम बनेगा प्राइजेस में और डिमांड में, ठीक है। तो उससे क्या होगी कि जो हमारी इकॉनमी की हालत जो नीचे जा रही थी, ठीक है, कि भाई प्राइजेस भी डाउन हो गए, ठीक है, वेजेस भी डाउन हो गई, तो हमारी इकॉनमी में एक लो लेवल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया जहाँ पे प्राइजेस एंड वेजेस बराबर हो गए। तो वहाँ से फिर हमारी इकॉनमी धीरे धीरे फिर ग्रो करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। ये बात उन्होंने वेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू बोली थी। अब ये तो बात हो गई थी ये सारी हमारे पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या बोला है, मतलब जैसा कि दो पिलर्स थे, सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड द सेकेंड इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो अब हम बात करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में फ्रेंड्स क्या होता है कि एक तरह से प्राइजेस की बात की गई है, ठीक है। अभी हमने बात जो की वो हमने वेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, वेजेस एंड प्राइजेस की फ्लेक्सिबिलिटी की। अब अगर हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में आते हैं, तो अब इकॉनमी में जैसे अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, है ना, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जब ए डी बराबर ए एस होगा। भाई यही तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बोला है कि जितनी भी सप्लाई होती है वो पूरी बिक जाती है, यानी ए डी जो है वो ए एस के इक्वल है, उतनी डिमांड कर ली जा रही है।
अब अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम मनी की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं अर्थव्यवस्था में, तो क्या होगा? अगर हम मनी की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, मनी सप्लाई हम बढ़ाएंगे तो डिमांड ही तो बढ़ेगी। डिमांड क्यों बढ़ेगी? डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये जो हमारा एएस है, यानी जो सप्लाई है, वो हमारी फिक्स्ड है। बात समझ रहे हैं ना आप, कि एडी और एएस जब बराबर है अर्थव्यवस्था में, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब उन्होंने सप्लाई को तो कांस्टेंट माना ही है। जब सप्लाई कांस्टेंट है और अगर हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा रहे हैं या क्वांटिटी ऑफ मनी को हम इकोनॉमी में बढ़ा रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब आपकी सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, वो फिक्स्ड है, तो क्या होगा? प्राइजेस क्या होने होंगे? हाई होना स्टार्ट करेंगे ना। वहीं से हमारे जो होते हैं वो प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं, जिसको उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू समझाया था, जिसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था, एम वी इक्वल्स टू पी वाई। Quantity theory of money is generally expressed by Fisher's equation of exchange और इनकम वर्जन ऑफ विच इज स्टेटेड एज अंडर। ठीक है, ये इक्वेशन है एम वी इक्वल्स टू पी वाई। अब अगर हमने इसको पी इक्वल्स टू कर दिया तो हमारा क्या हो गया? एम वी अपॉन वाई हो गया, वेयर एम इज द क्वांटिटी ऑफ मनी, V equals to income velocity of circulation of money, and Y is the level of aggregate output और we can say real income। भाई जो aggregate output है वही हमारे real income है, ठीक है। P equals to price level of goods and services। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि इस इक्वेशन में M क्या है, V क्या है, Y क्या है, P क्या है, ठीक है। अब अगर हम ये इसमें वी हमने जैसा कि बताया कि इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं कि इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पीरियड से ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। अब हमने जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माना था कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मनी को भी उन्होंने कांस्टेंट माना है, क्योंकि उन्होंने वी का रोल क्या माना है इकोनॉमी में? वी उन्होंने जो मनी है उसको उन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना है, और उन्होंने बोला था कि मनी इज ओनली यूज फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दैट इज कांस्टेंट। तो यानी वी कांस्टेंट है, वाई जो कि आउटपुट है हमारा कांस्टेंट है, तो पी इक्वल्स टू एम हुआ, ठीक है। पी इक्वल्स टू एम हुआ, यानी पी जिस रेशियो से बढ़ेगा एम भी उसी रेशियो से बढ़ेगा। भाई जब सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट हो गई तो पी इज डायरेक्टली रिलेशन और इक्वल्स टू एम, ठीक है। जिस रेशियो से हमारी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है उसी रेशियो से हमारे प्राइजेस बढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी इसमें समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी है और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल इन्होंने लिया है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि मॉनेटरी इक्विलिब्रियम इन द क्लासिकल थ्योरी शो वेयर डिमांड फॉर मनी पी वाई अपॉन वी इज शोन बाय अ राइजिंग straight line py upon v, which indicates that with v and y being held constant, demand for money increases proportionally to the rise in price level. As price level rises, people demand more money for transaction purpose, ठीक है। भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमारी 45 डिग्री में ये हमारी लाइन बनी है पी वाई अपॉन वी, जो ये शो कर रही है कि जिस हिसाब से हम सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से इक्वल प्रोपोर्शन में हमारी प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक और मेन एजम्पशन था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं
कि उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा जो बचतें होती हैं वो निवेश के बराबर होती हैं, जिसको उन्होंने अपनी एक इक्वेशन के थ्रू भी बताया था कि भाई उन्होंने बात की थी कि वाई इक्वल्स टू सी, जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरा कंज्यूम कर लिया जा रहा है। लेकिन रियल में हमने क्या बताया था कि रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में वाई डज नॉट इक्वल्स टू सी। रियल में क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, हम कुछ कंज्यूम करते हैं कुछ सेव करते हैं। तो उन्होंने यही बात की थी कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, ठीक है। इसको उन्होंने बोल दिया था कि y इक्वल्स टू सी प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू उन्होंने बताया था। तो उनका क्या कहना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा जो भी बचतें होंगी वो निवेश के बराबर होंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनका मानना ही था कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई की कमी नहीं होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। तो अगर हम सेविंग करेंगे, उनका क्या मानना था कि अगर सेविंग की तो फिर जाहिर सी बात है कि जब लोग पैसा सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि खर्च कम कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि ओवर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि इन केस अगर हम बचते कर भी रहे हैं, ठीक है, अगर बचते हो भी रही हैं तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, निवेश हो जाती है, इन्वेस्ट हो जाती हैं। तो जब इन्वेस्ट हो जाती हैं तो फिर से प्रोडक्शन होता है, फिर से वो सर्कुलर फ्लो इनकम का चलता रहता है जो प्रोडक्शन का होता है कि हमने जो सेविंग की उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, फिर से प्रोडक्शन हुआ, फिर से सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज हुई, फिर से उनके थ्रू इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई तो हमने डिमांड की, डिमांड की तो फिर से जब भाई डिमांड हो रही है तो फिर से प्रोडक्शन होगा, जो एक सर्कुलर फ्लो अर्थव्यवस्था में चल रहा था। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया है। एंड एस एस इज अ सप्लाई कर्व और आई आई हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व, जो कि ई पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिसाइड हो रही है, ओ आर डेस, ओके, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हमने माना कि हमारी सेविंग्स बढ़ गई, सेविंग्स जब बढ़ गई तो सेविंग कर्व क्या हो गया, S1 हो गया। तो क्या हुआ, जब सेविंग बढ़ी तो क्या हुआ कि लोगों ने भाई बचते ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर डिमांड की कमी हो सकती है ना अर्थव्यवस्था में। तो क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो करके R' से R1 हो गया तो फिर क्या हुआ कि एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। S1 जो है इस आई को E1 पे काट रहा है, ठीक है। अब हमारी जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो OK1 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, OR1 है। तो ये कहने का मतलब वो यही कहना चाहते थे कि अर्थव्यवस्था में सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इन केस इनमें कोई फ्लक्चुएशन आता है, अगर इनके इक्विलिब्रियम में कोई डिस्ट्रैक्शन आता है कि वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने यही बोला था कि ब्याज दर एक ऐसा औजार है जिसके थ्रू पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का काम ही है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर करना, ठीक है। अब अगर हम एक इन शॉर्ट में कंप्लीट मॉडल देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कि क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या बातें की गई हैं, तो इस डायग्राम को आप सभी देख रहे हैं। इसमें क्या है, 4 पैनल दिए गए हैं इस डायग्राम में, ठीक है। एक ये पैनल है, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी एंड पैनल डी। अब पैनल ए में हम इस डायग्राम को समझने के पहले आपको वही 3 जो इंपॉर्टेंट प्रीमिसेस हैं क्लासिकल थ्योरी की, फर्स्ट इज लॉ ऑफ मार्केट, सेकंड इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड थर्ड इज वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। इनको आपको अपने दिमाग में रखना है इस डायग्राम को समझने के पहले, ओके। अब पैनल ए में हम क्या देख रहे हैं कि एनडी कर्व है, जो कि एनडी क्या है, दैट इज डिमांड कर्व ऑफ लेबर, ठीक है। और एनएस क्या है, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। अब दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेज रेट को,
एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। तो एनडी और एनएस एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वेज रेट क्या डिसाइड हो रही है, एट ई पॉइंट वेज रेट जो डिसाइड हो रही है दैट इज W0 अपॉन P0। ये हमारी वेज रेट डिसाइड हो रही है, जिसके बिहाफ पे हम पैनल बी में देख रहे हैं, है ना, जिसके बिहाफ में हम पैनल बी में देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे इनकम है दैट इज आउटपुट, एंड एक्स एक्सिस पे वही एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है, और ओ वाई हमारा ये क्या हो रहा है, ये ओ वाई हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ओ एन एफ है, दैट इज एन एफ क्या है, एन एफ इज इंडिकेट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एन एफ हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रहा है, ठीक है। अब पैनल सी में हम देखते हैं, पैनल सी में हमने क्वांटिटी ऑफ मनी के बिहाफ पे सप्लाई ऑफ मनी एंड प्राइजेस में रिलेशन शो किया है, ठीक है। तो पैनल सी में क्या है, पैनल सी में जो जब सप्लाई ऑफ मनी हमारा M0 500 करोड़ के इक्वल है, तो वो एएस कर्व को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पैनल सी में जो सप्लाई ऑफ मनी का जो कर्व है M0V, वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो और ये जो MV0 है ये वेलोसिटी ऑफ मनी हमारी है V, और M0 क्या है, हमारा सप्लाई ऑफ मनी है, जिसके बिहाफ पे हम डिमांड करते हैं। तो AD0 इसको हम टोटल डिमांड कर्व या एग्रीगेट डिमांड भी AD0 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने माना कि सर्कुलेशन में मनी बढ़ा, अभी तक हमारा मनी कितना था, वो 500 करोड़ था, तो प्राइस लेवल क्या था, दैट इज OP0। जब M0 इक्वल्स टू 500 करोड़ था तो हमारा जो प्राइस लेवल था वो OP0 था, ठीक है। अब हमने माना कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ के कितनी हो गई, M1 इक्वल्स टू 600 करोड़, ठीक है। जब 600 करोड़ हो गई तो प्राइस लेवल क्या हो गया हमारा, OP0 से बढ़ करके OP1 बन गया, क्योंकि उन्होंने बोला ही था कि M और P में डायरेक्टली रिलेशन होता है, जिस हिसाब से हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाते जाते हैं उस हिसाब से हमारे प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब हम पैनल डी में देखते हैं, पैनल डी में ये जो स्ट्रेट लाइन है W अपॉन P, ये क्या शो कर रही है, मनी वेज और प्राइस लेवल में रिलेशन शो कर रही है कि जिस हिसाब से प्राइस लेवल बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारी मनी वेज भी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम भाई स्ट्रेट 45 डिग्री में लाइन खींची गई है, जो ये शो कर रहा है कि इक्वल प्रपोर्शन है प्राइस लेवल एंड मनी वेजेस में, हमारा प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो हमारी मनी वेजेस भी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब पैनल सी से अगर हम पैनल डी में देखते हैं कि जब हमारा जो प्राइस लेवल OP0 था, ठीक है, तो हमारी वेजेस कितनी थी, OW0, ठीक है। हमारी वेजेस क्या थी, W0 थी। जब प्राइस लेवल P0 था तो हमारी वेज मनी वेज, वेजेस में ये मनी वेज की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने रियल वेज की बात नहीं की है। जब प्राइस लेवल P0 था तब मनी वेज हमारी W0 थी, ठीक है। तो हमारी रियल वेज क्या हो जाएगी भाई, रियल वेज तो हमारी होती है ही ना, रियल वेज इक्वल्स टू कितना क्या होता है, रियल वेज इक्वल्स टू मनी वेज अपॉन प्राइस लेवल, ये हमारी रियल वेज होती है। तो जब हमारी प्राइस लेवल P0 था तो हमारी मनी वेज W0 थी, तो हमारी रियल वेज क्या हो गई थी, W0 अपॉन P0। जब प्राइस लेवल P0 से बढ़ करके P1 हो गया तो हमारी रियल वेज भी बढ़ करके क्या हो गई, W1 अपॉन P1 हो गई, ठीक है। अब प्रोडक्शन क्या है, वो प्रोडक्शन लेवल YF है हमारा, ठीक है। अगर हम पैनल सी में देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन क्या है, वो YF है, जो कि कांस्टेंट है, उन्होंने एग्रीगेट आउटपुट को कांस्टेंट माना था। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, P0 होने पर मनी वेज W0 थी। अब पैनल ए में उसके बिहाफ पे अगर हम देख रहे हैं पैनल ए में कि ONF लेवल जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का है, प्राइस लेवल P0 है, तो हमारी जो प्राइस लेवल P0 होने पर मनी वेज W0, पैनल ए में ND एंड NS के इंटरसेक्शन पॉइंट से रियल वेज डिसाइड हो रही है, जो कि क्या है, W0 अपॉन P0 होती है। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे
कि भाई हमारी रियल वेज तो हमने बताई कि P0 जो प्राइस लेवल है तो W0 अपॉन P0। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जब हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा रहे हैं तो रियल वेज में हमारे एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में और प्राइजेज में क्या एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, क्या चेंजमेंट होंगे, क्योंकि रोजगार जो है वो एनफ एनफ है। अब एनफ मतलब क्या कि आपका लेवल जो है वो एम्प्लॉयमेंट का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये शो करता है कि मैक्सिमम पूरा जितना भी लेबर का यूटिलाइजेशन है इस उसकी जो एक कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो हो चुकी है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होता है, यही तो होता है कि लेबर का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो चुका है, जो भी हमारी कैपिटल है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनका पूरी तरह यूटिलाइजेशन हो चुका है। अब इसके बाद उत्पादन नहीं बढ़ेगा, यानी प्रोडक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो पैनल ए में जब प्राइस लेवल को हम देख रहे हैं कि P0 से P1 हो रहा है तो हमारी वेज रेट में कौन सी रियल वेज रेट कम होकर के W0 अपॉन P1 हो जा रही है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि W0 अपॉन P1 हो जा रही है। अब इस W0 अपॉन P1 जो हमारी रियल वेज है इस पे हम अगर देखते हैं तो ये हमारा सप्लाई कर्व है लेबर का। तो जो सप्लाई ऑफ लेबर है इज लेस देन डिमांड ऑफ लेबर। ठीक है, जब W0 जब W0 अपॉन P1 हमारी रियल वेज रेट थी तो यहाँ पे क्या है, ND इज ग्रेटर देन NS, है ना। यहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर क्या है, डिमांड ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ लेबर। ओके, अब क्या होगा कि एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया ना कि भाई आप इक्वेलिटी नहीं है ND और NS में, तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है ना। अब क्या होगा कि रियल वेज रेट पर जब हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है, तो अब एक एजम्पशन हमने इसमें क्या माना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। तो फर्मों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन के कारण क्या होगा कि ये जो हमारी रियल वेज रेट W0 अपॉन P1 थी ये बढ़ करके इंक्रीज होकर के W0 अपॉन P0 हो जाएगी और W0 अपॉन P0 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन P1 हो जाएगा। तो यानी कि जो रियल वेज रेट है फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब था कि इस जो 4 पैनल हैं इनके थ्रू हमने यही समझने की कोशिश की कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सप्लाई तो हमारी वही है, उन्होंने कांस्टेंट मानी थी कि इन शॉर्ट अगर हम रिजल्ट की बात करें तो द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज टू रेज मनी वेजेस एंड प्राइजेस इन इक्वल प्रपोर्शन। जैसा कि हम पैनल डी से देख रहे हैं कि मनी वेज भी बढ़ रहे हैं और प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है इक्वल प्रपोर्शन में, जबकि रियल वेज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है वो अनइफेक्टेड है। कैसे, जैसे अभी हमने बात की कि जो हमारी वेज रेट जो रियल वाली थी, रियल वेज रेट वो W0 अपॉन P1 जब हो गई थी तो फर्मों में कंपटीशन हुआ। जब कंपटीशन हुआ तो वो फिर से अपने ओरिजिन पॉइंट पे आ गई और वो इक्वल हो गई W0 अपॉन P0 की, यानी रियल वेज रेट भी अनइफेक्टेड रही। NF जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसमें भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ कि भाई जब वो उसके इक्वल हो गई तो ND इज इक्वल्स टू NS हो गया। और आउटपुट हमारा वही YF है, वो YF जो कि पूरी तरह से हमारा पूर्ण मतलब जो पूर्ण उत्पादन है वो शो करा, यानी उसमें भी कोई कमी नहीं आ रही है, कांस्टेंट है YF। तो जब हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है इकोनॉमी में, सिर्फ मनी वेजेस ही तो बढ़ रही है, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो यही बात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोली थी कि मनी इज ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसका अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर, रोजगार पर, यानी प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पे, रियल वेजेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाते हैं तो हमारी मनी वेजेस ही बढ़ेगी, प्राइस लेवल ही बढ़ेंगे, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर, रोजगार पर और जो रियल वेजेस हैं उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबको आ गया समझ में, यही हमारी क्लास का थ्योरी थी। ठीक है।